इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक के साथ आपका पुनः स्वागत है। और इकोनॉमिक्स में टॉपिक है सांख्यिकी का, जो कि इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। और इसमें आज हम समझने वाले हैं संगणना विधि के बारे में कि संगणना विधि किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, कहाँ यह उपयुक्त होती है और क्या निष्कर्ष इसका रहता है। तो टॉपिक को आगे बढ़ाएं। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहले से हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स के 290 से भी ज्यादा वीडियो अपलोड हमने कर रखे हैं। यदि वो वीडियो आपको पसंद आते हैं, आपको लगता है कि इकोनॉमिक्स को पढ़ने में इससे हमें हेल्प होती है, तो 2-4 दिन इन वीडियो को देखिए। और यदि आपको ये हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्यों बता रहा था, मैं आपको सांख्यिकी में संगणना विधि के बारे में बतलाने वाला हूं। तो यहां पर लिखा है, क्योंकि संगणना जो विधि है वो आंकड़ों के संकलन की विधि है, समंकों के संकलन या इकट्ठा करने की, एकत्रित करने की विधि है। तो यहां पर लिखा है मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं आंकड़ों के संकलन की विधियां। तो यहां पर दो विधियां आ रही हैं अनुसंधान के लिए। एक आ रही है संगणना विधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंसस मेथड, और दूसरा आ रहा है प्रतिदर्श विधि, जिसे कहते हैं सैंपलिंग मेथड। तो यहां पर आज जिस विधि को हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम संगणना विधि। किस विधि को पढ़ने वाले हैं? संगणना विधि। अब चलते हैं कि जो संगणना विधि है, संगणना विधि किसे कहते हैं? तो देखो, संगणना का ही दूसरा नाम है समग्र। दूसरा नाम इसको समग्र विधि भी कह सकते हैं, इसी को जनसंख्या विधि भी कहते हैं, इसी को समष्टि विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें समस्त समूहों का अध्ययन किया जाता है। तो पहले इसकी परिभाषा को समझिए कि संगणना या समग्र विधि किसे कहते हैं, सेंसस और या यूनिवर्स मेथड। तो परिभाषा क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे इस विधि में अनुसंधान से संबंधित प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। मतलब इस विधि में अनुसंधान से संबंधित प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तथा समस्त इकाइयों के समूह को समग्र या संगणना कहते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि इस विधि में अनुसंधान से संबंधित, माना कि हमने भारत की जनता की गणना करनी है कि देश में कुल लोग कितने हैं। तो क्या होता है कि जनगणना एक जगह बैठकर आदमी नहीं कर सकता है, प्रत्येक आदमी से घर घर जाकर डोर टू डोर डेटा इकट्ठा करना पड़ता है। और डेटे में क्या होता है, केवल ये नहीं पूछा जाता है, ये ज्ञात नहीं करना है कि जनसंख्या कितनी है। प्रत्येक परिवार के पास आदमी जाता है जिसकी ड्यूटी लगी रहती है अनुसंधान में। अनुसंधान क्या करना है? देश की जनगणना करनी है। तो उसमें डेटा क्या क्या आएगा? प्रत्येक व्यक्ति के पास जाएगा, तुम्हारा नाम क्या है, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के सदस्यों का नाम, आयु वर्ग, शिक्षित, अशिक्षित, बच्चे नौकरियां करते हैं कि नहीं करते हैं, जमीन कितनी है, ये सारी चीजें प्रत्येक व्यक्ति से पूछी जाती हैं। ठीक है, तो प्रत्येक मतलब हर व्यक्ति से मिलना है, किसी को छोड़ना नहीं है इसमें से। तो इसलिए कहा गया है कि जब जनसंख्या मतलब अनुसंधान का टॉपिक क्या है, जनगणना। अनुसंधान का टॉपिक क्या है, जनगणना माना, तो क्या होगा कि जनगणना से संबंधित प्रत्येक इकाई अर्थात हर व्यक्ति के पास जाएगा अनुसंधान करता। ओके जी, उनसे सारी जानकारी लेगा, फिर सारे देश के आंकड़े इकट्ठे करके वो बन जाएंगे समग्र। ठीक है, समग्र या समस्त जनसंख्या, कुल जनसंख्या वह बन जाएंगे। माना कि पूरे देश के लोगों की गिनती कर दी गई और मोटा हम पॉपुलेशन पर ही नजर डालते हैं, तो किसी ने केरल में किया होगा, तो किसी ने जम्मू कश्मीर में किया होगा, किसी ने उत्तराखंड में किया होगा, पश्चिम, मतलब पूरे भारत के जितने स्टेट हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ डाटा इकट्ठा हो गया और भारत की जनसंख्या निकल कर आ गई 1 अरब 43 करोड़। तो ये क्या हो जाएगा, समग्र। तो इस प्रकार से जनसंख्या की गिनती करने में जिस विधि का इस्तेमाल किया गया उस विधि का नाम है
संगणना या समग्र विधि, क्या कहते हैं इसको, संगणना या समग्र विधि। तो जनसंख्या की गिनती करने में इसका काम किया जाता है। अगला, यदि हम क्या करते हैं कि किसी गांव में ये जानना चाहते हैं कि गांव में रोजगार की स्थिति क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है, और हम गांव में जाकर प्रत्येक व्यक्ति से मिलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के बारे में पूछता है कि उसके परिवार में कितने जॉब करते हैं, कितने नहीं करते हैं, ये अन्य रोजगार करते हैं। एक के पास 2, 3, 4, 5 सबके पास चले गए। अब हमारा उस गांव की जनसंख्या टोटल 5,000 है। तो जो 5,000 हुआ, ठीक है जी, वो समग्र होगा, वो क्या होगा, समस्त होगा। यानी कि टोटल जनसंख्या जितनी गांव की है वो क्या होगी, समग्र के अंतर्गत आएगी। लेकिन उसकी जो वहां पर गणना की गई वो मेथड था संगणना या समग्र विधि। तो समग्र विधि में समस्त इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, एक का नहीं करते हैं कि गांव में एक से पूछा कि गए एक के पास, हाँ भाई तुम्हारे गांव में क्या क्या रोजगार में लोग करते हैं, हाँ उसने बता दिया। 20 क्या है सरकारी नौकरी करते हैं, 50 क्या करते हैं होटल लाइन में हैं, और बाकी घर में है। तो इससे तो कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। ओके, 2 उदाहरण बता दें, तीसरा भी बता देते हैं। यदि किसी कॉलेज में हम जाते हैं और हम जानना चाहते हैं कि उस कॉलेज में विज्ञान वर्ग में, यानी कि साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में और बीएससी एग्रीकल्चर में कितने छात्र और छात्राएं हैं, ठीक है जी, और किस किस वर्ग से आते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक बच्चे से मिलना पड़ेगा और तब अंत में टोटल कर दिया जाएगा। ठीक है जी, टोटल कर दिया जाएगा और टोटल आ गया कितना, 10,000। तो वह क्या होगा, वह समग्र कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, समग्र, यानी कि सबको जोड़कर हो गया टोटल। ओके जी, तो ये होता है संगणना विधि में। ठीक है जी, प्रत्येक से पूछा जाता है, ठीक है, और बाद में सबको जोड़ दो तो वो बन गया समग्र या समस्त या एग्रीगेट हो जाता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हम लिखेंगे समग्र के प्रकार, कि समग्र कितने प्रकार के हो सकते हैं भाई। तो समग्र हैं हमारे पास 2 प्रकार के, एक है संख्या के आधार पर, पहला क्या है संख्या के आधार पर, और दूसरा यहां पे लिखा है वास्तविकता के आधार पर। समग्र 2 प्रकार के होते हैं, समग्र में समस्त, ठीक है जी, समग्र में क्या होता है, समस्त, जिनकी हम गिनती करना चाहते हैं। तो पहला देखिए संख्या के आधार पर, तो संख्या के आधार पर भी 2 भागों में आ गया, एक हो गया परिमित और एक हो गया अपरिमित। एक है परिमित और एक है अपरिमित, ठीक है, फिनिट हो गया और एक इनफिनिट हो गया। तो सबसे पहले यहां पे समझते हैं कि परिमित क्या भला होती है। परिमित क्या भला होती है, तो देखिए परिमित होता है क्या, समग्र की संख्या जब क्या होती है, निश्चित होती है। जब समस्त जोड़ कर दिया और उसकी संख्या क्या होगी, निश्चित होगी। एक कॉलेज में गए, टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई, ठीक है, सबको जोड़ा और 300 निकल गए, तो क्या है, निश्चित है। वो क्या है, निश्चित है। किसी गांव में गए और टोटल जोड़ा के सरकारी जॉब करने वाले कितने, एक एक से पूछा और वो निकले 50, तो क्या है, निश्चित संख्या है। ठीक है, तो यदि समग्र क्या हो, निश्चित हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, परिमित। अरे इस संख्या में आएगा, गोरा काला नीला पीला टेढ़ा मेढ़ा से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि सांख्यिकी में हम केवल जो गणना करते हैं वो किसमें करते हैं, अंकों में करते हैं। ठीक है, मात्रा ली जाती है, गुणात्मक कथन नहीं होता है कि बहुत अच्छा है, अच्छा गोरा है, पढ़ने में बहुत सुंदर, ये नहीं। तो परिमित में क्या होता है भाई, जिनकी संख्या निश्चित हो, किन की संख्या निश्चित हो, समग्र की संख्या निश्चित है। गांव में रहने वाले टोटल लोग कितने हैं, 1,000, ठीक है, आज की डेट पर, तो ये निश्चित है। ठीक है जी, तो इसे कहेंगे परिमित, पत होता है। ओके जी, और परिमित का जो अपोजिट उल्टा होगा वो अपरिमित होगा। कब होगा, जब समग्र की संख्या अनंत हो या अनिश्चित हो। ठीक है, जब समग्र की गिनती करना चाहते हैं और वो अनिश्चित है, ठीक है जी, उसका अनिश्चित ठिकाना है, करते जा रहे हैं या पता नहीं लग रहा है उसका कि कितने हैं, तो उसे बोलेंगे अपरिमित, जिसकी निश्चित गणना नहीं होती है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या, हाँ होता है भाई, होता है। जैसे तारों की संख्या, तारों की संख्या आसमान में कितनी है, तो गिनती करना क्या है, बड़ा असंभव है, अनंत है, जिसको गिनते रहेंगे खत्म नहीं होने वाले हैं, वहां तक हमारी पकड़ भी नहीं है। तो तारों की संख्या की बात करें तो क्या होगा, अनंत में आएगा। तो
ये आएगा अपरिमित समग्र। ठीक है जी, जब समग्र की संख्या क्या हो, अनंत हो या अनिश्चित हो। तो तारे कितने हैं, आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड में कुल मिलाकर हाउ आर मैनी स्टार्स, तो हमारे पास कुछ भी जवाब नहीं है। हम बोले लाखों में है, कोई बोलेगा करोड़ों में है, कोई बोलेगा अरबों में है। अरे कितने अरब है, कोई गिनती हुई उसकी नहीं हो पाई है। तो इस प्रकार के यदि संख्याएं हैं टोटल, ठीक है, समग्र, तो संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन निश्चित नहीं है कि तारे कितने हैं भाई। तो तारे तो भाई दिल्ली में देख के तो कोई देख नहीं सकता है, पूरा वातावरण ऊपर का गंदा बना हुआ है। तारे देखने हैं तो पहाड़ों में आना पड़ेगा। ठीक है, और तारे कब दिखते हैं भैया, दिन में दिखते हैं बड़े बड़े तारे। अरे भैया दिन में देखिए तारा दिखता है, सूर्य नाम का तारा। ठीक है, बाकी तारे गायब, रात में दिखाई देते हैं। लेकिन जहां प्रदूषण है वहां तो ऊपर प्रदूषण ही दिखाई देता है। तो तारे देखने हैं तो कहाँ आना पड़ेगा, पहाड़ों में आना पड़ेगा। उत्तराखंड में आ जाए, हिमाचल प्रदेश में, जहां भी पहाड़ है, ठीक है, वहां से दिखाई देगा आपको रात में, आसमान साफ। ठीक है, और तब देखिए तारे कितने गिनने पाओगे। यदि हम पेड़ की बात करें, पीपल के पेड़ में कितने पत्ते हैं भाई, पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है, कितने पत्ते हैं उसमें, तो गिनती करते रहोगे। ठीक है जी, तो गिनती करते करते कई दिन लग जाएंगे। ठीक है जी, पहले आएगा उत्तर 5,000, पता चला कि दूसरे दिन आ गया कुछ 5,001, फिर अगले दिन आ गया और कम, ऊपर नीचे करता रहेगा, फिक्स संख्या नहीं आ पाएगी, क्योंकि तब तक 2-4 पत्ते और भी निकल आएंगे। अगले दिन गिना जी 2-4 पत्ते और आ गए, तो ऐसा क्या होगा, अनिश्चित होगा पेड़ में पत्ते। तो जो संख्याएं क्या होती हैं, समग्र टोटल जितने पत्ते हैं पीपल के पेड़ में, उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, तो क्या होगा, वह अनिश्चित में आएगा। ये नहीं कह सकते हैं कि पीपल के पेड़ में इस समय 5,000 या 50,000 पत्ते हैं। ठीक है जी, वो तो गिनती करता रहेगा। दूसरे दिन गया फिर गिनती करने के लिए, तो पत्ते और बढ़ गए। ठीक है, तीसरे दिन गया पत्ते और बढ़ गए, क्योंकि पत्ते तो निकलते रहेंगे ना, और कुछ हो सकता है कि झड़ते भी रहेंगे। दोनों संख्या क्या रहेंगी, अनिश्चित हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर परिमित में क्या होता है, समग्र निश्चित होता है संख्या में। ओके जी, जैसे हमने यहाँ बताया 1,000, अपरिमित में क्या होगा, अनिश्चित होगा। अब करते हैं बात समग्र के प्रकार। संख्या के आधार पर दो भागों में परिमित का उल्टा अपरिमित, दोनों का अर्थ यहाँ पे लिखा भी है, आपको बता भी दिया है। अब जानते हैं वास्तविकता के आधार पर समग्र या तो समस्त जो आंकड़े होते हैं वास्तविकता के आधार पर देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वास्तविक समग्र और एक होते हैं परिकाल्पनिक समग्र। ठीक है, एक होते हैं वास्तविक, ठीक है जी, और एक होते हैं अवास्तविक। वास्तविक कौन से होते हैं, अरे जो भाई आपको दिखाई देते हैं, जो समग्र हमको दिखाई देते हैं, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं कि भाई देश की टोटल जनसंख्या कितनी है, तो आपको दिखाई दे रहे ना आदमी, उनको टच भी कर सकते हैं। तो गेहूं का कितना उत्पादन हुआ, कपड़ों का कितना उत्पादन हुआ, कितनी टी शर्ट का उत्पादन हुआ, कितने बल्बों का उत्पादन हुआ, तो ये वास्तविक संख्याएं हैं। ये कैसे समग्र हैं, वास्तविक कह दिया कि एक साल में 50 लाख बल्बों का उत्पादन हुआ कंट्री में, तो निश्चित है ना, छू सकते हैं, देख सकते हैं, गोद में रख सकते हैं। ठीक है जी, और जिस काम के लिए बल्ब बनाए गए वहां भी लगा सकते हैं और फिर लाइट भी देगा। तो ये कैसा है, वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है, वास्तविक समग्र है। ऐसे ही हमने कह दिया भाई गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मतलब जितना भी उत्पादन हो रहा है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है जी, तो ये है वास्तविक समंक। ठीक है जी, वास्तविक समांक जब इनको एक साथ जोड़ दिया जाता है तो ये समग्र कहलाते हैं। या कुल उत्पादन, गेहूं का कुल उत्पादन 20 टन, चावल का 30 टन, सोने का 1 टन, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, दुनिया भर के उदाहरण है। और दूसरा होता है काल्पनिक। अब देखो भाई, वास्तविक तो दिखाई देते हैं, उनको हम गिन सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। ओके जी, आप सोना खरीदने जाते हैं, ठीक है जी, तो आप उसको देखते हैं कि दिखाई नहीं देता है, केवल सोना क्या है, टीवी पे आ रहा है, इसे सोना कहते हैं, और वो हमारे पास आ जाए, संभव है, नहीं है। अब बात आती है परिकाल्पनिक। कुछ समग्र ऐसे भी होते हैं भाई कि जिनकी क्या होती है, काल्पनिक। ठीक है, वास्तविक नहीं होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ठीक है, कल्पना की जाती है कि भाई होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे वाली जो संख्याएं होती हैं टोटल, मोटा मोटा ले जाए टोटल होती हैं, तो ये क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं। माना कि एक सिक्का है, एक सिक्का है, उसको उछालो, उसको उछालो, अब देखते हैं कि वो उल्टा गिरता है कि सुलटा गिरता है। ठीक है, एक होता है चित्त,
और एक होता है पट, मतलब एक हेड और एक टेल। ठीक है, करते रहो ऊपर नीचे। तुमने कहा मेरा हेड आएगा, देखा अरे आया ही नहीं, कल्पना कर रहा था, ठीक है जी, आया ही नहीं। आजकल बहुत सारे गेम आ रहे हैं ऑनलाइन, पैसे कमाने वाले लोग करोड़ों रुपए कमाने का सपना देख रहे हैं, टीम लगा रखी है एक से बढ़कर एक, ठीक है जी, लेकिन गिन रहे हैं। ठीक है, पूरे देश के अंदर लगे हुए लोग, अरे ऑल वर्ल्ड में लगे हुए हैं कि बैठे घर बैठे बैठे क्या करना है, करोड़पति बनना है। ठीक है, कल्पना की, लेकिन अगले दिन पता चला कि कल्पना कल्पना ही रह गई। तो वे आंकड़े कहलाएंगे कि जो क्या होते हैं, जिनकी गिनती करते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि हेड होगा या टेल होगा, यदि सिक्के को ऊपर नीचे गिराते हैं बार बार। ठीक है, तो लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे। आपने कहा हेड, तब तक आएगा टेल, फिर आपने कहा टेल और फिर हेड। तो जब क्रिकेट टीम खेलती है मैदान में, तो सिक्का ही उछाला जाता है कि हेड है टेल। इंडिया वाले ने कहा हेड, ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया वाले टेल। ठीक है, देखा टेल आ गया, तो नंबर किसका आ गया, ऑस्ट्रेलिया का पहले आएगा। ओके जी, तो इस प्रकार का यदि समग्र संख्याएं होती हैं तो उन्हें परिकाल्पनिक या काल्पनिक कहते हैं। इतना करने के बाद अब आप क्या लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे कि संगणना या समग्र विधि जो इतनी चर्चा हो रही है, कहां पर ये उपयुक्त है, कहां पर यह सूटेबल है। अरे महत्व भी है इसका कि नहीं है। अब देखिए कहां पर इसकी उपयुक्तता है, ये आपको बताया। उसके बाद आप ये लिखेंगे, ओके, ये कहां पर काम कर सकती है, सीमित क्षेत्र जहां पर दायरा कम हो। ठीक है, मतलब छोटे क्षेत्र के लिए ये विधि अनुसंधान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। एक गांव है तो वहां पर जाकर हम प्रत्येक व्यक्ति से मिल सकते हैं। ठीक है, चलो एक ब्लॉक ही मान लेते हैं, एक ब्लॉक में भी जाके मिल सकते हैं, ज्यादा लोग लगा दिए तो तब भी, तो कुल मिला के सीमित क्षेत्र के लिए है। ओके, जनसंख्या की गणना तो अलग बात है, वो तो बड़े क्षेत्र में होती है, वो तो भारत में 10 वर्ष में हो रही है, अन्य देशों में भी ऐसा ही कुछ और होगा मेथड। तथा कहां पर ये विधि काम करने वाली है कि जब अनुसंधान का क्षेत्र छोटा हो तो प्रत्येक व्यक्ति से मिल सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। और बहुत बड़ा होगा तो मिलना संभव हो जाएगा भाई। ठीक है जी। दूसरा, विविध गुणों वाली इकाइयां, माना कि किसी क्षेत्र में हम अनुसंधान कर रहे हैं, यदि जातिगत गणना कर रहे हैं किसी बड़े क्षेत्र में, मतलब एक गांव को ही ले लेते हैं, तो एक गांव में तो बहुत सारी जाति वाले लोग रहते हैं। ठीक है जी, तो प्रत्येक से मिलना पड़ेगा भाई। ठीक है, अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कौन SC ST OBC। ठीक है जी, तो और UR अनरिजर्व, तो वहां प्रत्येक से मिलना पड़ेगा। ठीक है, तो जहां विविध गुणों वाली इकाइयां होती हैं या विभिन्न प्रकार की जातियों के लोग रहते हैं या विभिन्न काम धंधे करने वाले लोगों को हमने जानना है, किस किस काम धंधे में लगे हुए हैं, ऐसे क्षेत्र को जानना है, तो प्रत्येक को मिलना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि एक वाले से मिले वो सरकारी जॉब वाला है। ठीक है जी, हमने कहा सब सरकारी है, अगला पता चला कि वो तो क्या स्वेपर का काम करता है। अच्छा जी, ऐसा भी है, हाँ जी। अगला देखा ये क्या करता है, रिक्शा चलाता है। आगे गए, हाँ तो वो IAS भी है भाई। अगला देखा आगे PCS भी है, कोई उद्योगपति भी है, कोई व्यापारी भी है। तो प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति को जानने के लिए प्रत्येक से मिलना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है विविध गुणों वाली इकाइयां हों। ठीक है, गहन अध्ययन, जहां पर इन चीजों के बारे में जानकारी करना बहुत जरूरी है, डीप स्टडी चाहिए। मतलब उस डीप स्टडी में क्या होगा, उनसे पूछना है भाई, उनसे जाके पूछना है कि जो जो आप इकट्ठा करना चाहते हैं। तो जहां पर गहन अध्ययन जरूरी हो, अत्यधिक शुद्धता, यानी कि गलती नहीं होनी चाहिए, शुद्ध जानना है। ठीक है जी, जातिगत गणना होगी, ऐसा नहीं है कि बगल वाला छूट गया तो विरोध हो जाएगा। ठीक है जी, हमें जो OBC में नहीं रखा है, हमें इसमें नहीं रखा, हमें रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल रहा है। ठीक है जी, यदि राशन कार्ड बना रहे हैं तो उसने कहा जी मेरा नंबर आना चाहिए था, मेरा राशन कार्ड बना ही नहीं है। ठीक है, जो कि मैं गरीब हूं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसको लिखेंगे आप, सीमित क्षेत्र, विविध गुणों वाली इकाइयां, गहन अध्ययन बहुत जरूरी हो यदि, और अत्यधिक शुद्धता भी बहुत जरूरी हो, तो वहां पर यह विधि उपयुक्त होती है। ओके, अब इसके बाद आपने क्या लिखना है, इसके बाद आपने लिखना है गुण। इस विधि के क्या गुण हैं, तो देखो इस विधि के गुण क्या है, अत्यधिक शुद्धता या विश्वसनीयता। क्योंकि इस विधि में अनुसंधान करता प्रत्येक व्यक्ति से मिलता है, प्रत्येक इकाई से मिलता है, या यूनिट माना जा रहा है
कि एक आदमी मैंने 1 यूनिट से मिल रहा है, एक परिवार है 1 यूनिट हो गया, ठीक है जी। यहाँ इकाई को मद भी कहते हैं भाई, और मद को इंग्लिश में कहते हैं आइटम। तो प्रत्येक मद को इसमें गिनना पड़ता है। तो जब हम क्या करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति से मिलेंगे या प्रत्येक मद की गणना करेंगे तो डेटा कैसा आएगा हमारे पास, आंकड़े कैसे आएंगे, शुद्ध, और वो भी कैसे होंगे, विश्वसनीय होंगे, ठीक है जी। शुद्ध होंगे और विश्वसनीय होंगे। क्यों होंगे विश्वसनीय, क्योंकि हम प्रत्येक से मिले हैं, तो उसने जो बात हमको बताई है तो वो सत्य है, इसलिए विश्वसनीय है। ओके। दूसरा है प्रत्येक इकाई का गहन अध्ययन। अब देखिए जी कि जब हम प्रत्येक व्यक्ति से मिल रहे हैं और उससे जो बात पूछ रहे हैं, ठीक है, वो हमें डिटेल में बता रहा है, हम उसकी आय के आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, तो बता रहा है भाई हमारी इनकम ये है, कृषि से इतना मिलता है, जॉब से इतना मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक इकाई का गहन अध्ययन होता है, किसमें, संगणना विधि में, ठीक है, सेंसस मेथड में। अगला है विजातीय इकाइयों के लिए उपयुक्त। विजातीय इकाइयां, एक होती सजातीय इकाइयां। सजातीय में तो क्या है, एक जगह चले गए तो सबका अनुमान लग सकता है, लेकिन जब विजातीय अलग अलग वर्गों के लोग हैं, जैसे मैंने चर्चा यहां पर की थी, विविध गुणों वाली इकाइयां, यही उसका अर्थ है कि विजातीय इकाइयों के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग आयु वर्ग के यदि लोग हैं तो फिर संगणना विधि अच्छी मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम प्रत्येक व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके बारे में डेटा इकट्ठा हो जाता है। ओके जी। तो अगला है विस्तृत सूचना, क्योंकि संगणना विधि में हम जब किसी आदमी से बात करते हैं और उसके बारे में जानकारी लेते हैं, जैसे जनसंख्या की बात ही कर लेते हैं, तो पूरी जानकारी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जनसंख्या की गिनती करने के लिए गए और जान लिया कि तुम्हारे परिवार में कितना, एक परिवार में गए 10, दूसरे परिवार में गए 4, अगले में गए, इस प्रकार से ऐसा नहीं होता है। मतलब परिवार का मुखिया, सदस्यों के नाम, ठीक है, आयु वर्ग, उनकी उनकी शिक्षा कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, ठीक है जी, नौकरी करते हैं कि नहीं करते हैं, खेती बाड़ी जमीन उनके पास कितना है, मकान कितनी रुपए की संपत्ति उनके पास है, ये सारी चीजें मुख्य मुख्य रूप से उनसे पूछते हैं। तब क्या होता है कि ये जो डेटा होते हैं अन्य जगहों भी काम आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जनसंख्या की गिनती होगी और सरकार को अन्य क्षेत्रों में यदि जरूरत पड़ती है तो फिर इस डेटा का वहां पर या इन समंकों का वहां पर यूज किया जाता है। तो जहां पर हम देखिए ये डाटा लिखा है, डाटा, तो इसको डेटा पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसको, डेटा। ओके। तो ये तो हो गया भाई इसके गुण। अब देखो गुण तो हो ही गए, तो फिर इकोनॉमिक्स या सांख्यिकी में वही बात है कि दोष भी होते हैं भाई। क्या होते हैं, दोष भी हुए इस विधि के कुछ। क्या दोष हैं, महंगी या खर्चीली विधि, यानी कि संगणना विधि से जब आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है अनुसंधानकर्ता के द्वारा, ओके, माना कि भारत की जनगणना होती है तो अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, ठीक है, अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। इसलिए इस विधि से यदि आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं तो बहुत महंगी विधि है जी, बहुत पैसा खर्च होता है इस पर, ठीक है जी। तो जनसंख्या तो सरकार करा रही है, लेकिन हर क्षेत्र में सरकार थोड़ी कराएगी, तो इसलिए ये विधि कैसी है, महंगी और खर्चीली है। अगला है अधिक समय और परिश्रम, यानी कि इस विधि से जब आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, प्रत्येक आदमी से मिलना है, तो इसमें क्या होगा, समय लगेगा ज्यादा, ठीक है। और एक गली में घुसेगा आदमी, दूसरी गली से आएगा, तीसरी गली में घुसा, उसने कहा कहाँ पे रहता है, उधर जा, घंटी बजा, पता चला कि वो घर पर नहीं है, दूसरे दिन आओ, ठीक है जी, पहाड़ है तो चढ़ाई चढ़ो, फिर नीचे आओ, कुल मिला के अधिक समय लगेगा, ठीक है। जब प्रत्येक से मिलना है, पता चला गांव में 5,000 लोग हैं, आपने स्टार्टिंग किया, 2-4 लोग मिले, अगला पता चला वो कहाँ जा रखा, खेत में जा रखा है जी, ठीक है, अगला कहाँ जा रखा, शहर जा रखा है। ओ भैया, तब तो डेटा इकट्ठा करने में तो बहुत क्या होगा, समय लग जाएगा। और परिश्रम, परिश्रम है, काम करने में अधिक दिन लगेंगे, दिन नहीं, परिश्रम की बात हो रही है, तो उसको ज्यादा श्रम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, श्रम करना, गली गली से जाएगा, इधर उधर से पूछता चला जाएगा, ठीक है, और तब फिर हाँफते कांपते, हाँ बहुत थक गया हूं भाई, ठीक है। तो इस विधि में एक दोष देखने को मिलते हैं, सीमित क्षेत्र के लिए उपयोगी, यानी कि छोटे क्षेत्र के लिए ये विधि उपयुक्त मानी जाती है। माना एक गांव है तो एक गांव में तो प्रत्येक व्यक्ति से मिला जा सकता है, बेरोजगारी या रोजगार के आंकड़े इकट्ठा करने हैं तो उस गांव में जाइए, ठीक है, 2-4 रोज में, 1 महीने में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो छोटे क्षेत्र के लिए ये विधि उपयुक्त मानी जाती है, ओके, बड़े क्षेत्र के लिए नहीं मानी जाती है। अनेक परिस्थितियों में असंभव, इस विधि का जो प्रयोग होता है हर परिस्थिति में संभव नहीं है, ठीक है जी, हर परिस्थिति में संभव नहीं है, कुछ ही परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जा सकता है,
कि जैसे हमने पीछे उदाहरणों में आपको बताया, ठीक है। और चांद तारों की बात कर दी हमने कि ऊपर कितने सितारे हैं, क्या हैं, ठीक है जी। ये तो बड़े अनिश्चित हैं, जिनकी गिनती करना संभव नहीं है। तो ऐसा डेटा जो है समग्र हम इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर जो संगणना विधि है वह काम नहीं करने वाली है। ओके, तो इस प्रकार से अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि विधि ठीक है कि नहीं भाई, इसको बंद कर देना चाहिए क्या? नो, ये विधि जो है, क्योंकि इस विधि में अनुसंधानकर्ता प्रत्येक व्यक्ति से मिलता है, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति से मिलने के कारण यहाँ पर जो आंकड़े आते हैं, ठीक है, लोगों से जो जानकारी ली जाती है एकदम से शुद्ध होती है, ठीक है जी। गंगा जल की तरह शुद्ध हो, भले ही आज गंगा जल क्या हो गया, गंदा हो गया है, लेकिन डेटा क्या होता है, शुद्ध होता है। और इस विधि से जब जो निष्कर्ष निकलता है वो भी क्या होता है, एकदम से सटीक होता है, अच्छा होता है। तो इस प्रकार से ये विधि क्या है, उपयुक्त है, ठीक है जी, अच्छी है, एकदम से बुरी भी नहीं है कि हमने कह दिया बुरा। गुण दोष सब जगह लगे रहते हैं। तो निष्कर्ष में क्या निकलता है कि इस विधि से जो आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं और उनसे जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वह बहुत ही शुद्ध और विश्वसनीय होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने आपको क्या पढ़ाया, आज मैंने आपको पढ़ाने का काम किया कि संगणना विधि किसे कहते हैं, संगणना या समग्र कितने प्रकार के होते हैं, समग्र या संगणना विधि कहां पर उपयुक्त है, ये वाले हमने आपको बताया। इसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं और क्या निष्कर्ष निकलता है, ये तमाम बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। यदि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है, और नोट्स बनाएंगे तो निश्चित रूप से फिर अगला वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, लेकिन आपको कहां से कहां चलना है, जैसे मैंने आपको बताया, यहां से आप चलेंगे। ओके जी, यहां तक हमारी परिभाषा पूरी हुई, फिर हम यहां से यहां की ओर चलेंगे। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम यहां चलेंगे, उपयुक्तता यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको लिखेंगे, उसके बाद आप इसको लिखेंगे, इसके बाद इसको लिखेंगे और अंत में निष्कर्ष लिख देंगे। ओके, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा जो उत्तर है हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आई होप कि जो टॉपिक आज मैंने आपको बताया ये आपकी समझ में आ गया होगा। और दूसरा जब हमारा वीडियो आएगा वो आएगा इस पर, प्रतिदर्श विधि पर, सैंपलिंग मेथड पर।